हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन की काउंटिंग कैसे होती है। इस विषय पे आज हम बात करेंगे। मुद्रास्फीति की गणना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे भी बात करेंगे। इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की क्या भूमिका है, इस पे भी बात करेंगे। डब्ल्यूपीआई कौन जारी करता है, सीपीआई कौन जारी करता है और इनकी सहायता से कैसे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, इस बात पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, डब्ल्यूपीआई जिसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स मीन्स की थोक मूल्य सूचकांक। सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं खुदरा मूल्य सूचकांक। अभी हम समझेंगे होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2014 तक डब्ल्यूपीआई का प्रयोग हो रहा था क्या करने के लिए, इन्फ्लेशन काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए। लेकिन 2014 में इसको कैंसिल कर दिया गया और 2014 के बाद से सीपीआई का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सजेस्ट करने वाला व्यक्ति यानी सुझाव देने वाला व्यक्ति उर्जित पटेल थे, ठीक है, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। ओके, ये बात आप याद रखिए। तो उर्जित पटेल के गाइडेंस में एक कमेटी गठित हुई थी जिसने सजेस्ट किया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू क्या करें, मुद्रास्फीति की गणना करें जो हमें सही डाटा देती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि डब्ल्यूपीआई में क्या गलती थी, क्या मतलब उसका लूफॉल था कि सीपीआई पे शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और डब्ल्यूपीआई को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पे कैसे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों कहते हैं। देखिए, होलसेल की दुकान होती है, आपको पता है, जहाँ से क्या करता है एक रिटेलर, कौन, एक रिटेलर खरीद के अपनी दुकान में, एक छोटी सी दुकान में, मान लीजिए एक छोटी सी दुकान में यहाँ पे लाके कुछ वस्तुएं रखता है खरीद के यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एक कंज्यूमर क्या करता है, रिटेलर के पास से खरीदता है। तो ये क्या है, कंज्यूमर बोले तो अपन, यानी कि हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया एक रिटेलर, रिटेलर में कोई दुकान वाला हो गया, ठीक है। और ये हो गया कंज्यूमर जो यहाँ से खरीदता है। तो जब डब्ल्यूपीआई की बात होती है तो यहाँ पे जैसे थोक में जो चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, थोक में जो चीज़ें आती हैं, यहीं पे क्या किया जाता है, मुद्रास्फीति की गणना अगर इस स्तर पे ही कर ली जाए, ठीक है, कहाँ पे, होलसेल जहाँ से बिक रहा है, होलसेल मार्केट पे ही अगर मुद्रास्फीति की गणना का क्या मतलब है आगे समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटी ये समझिए कि यहाँ पे जैसे इनके रुपए में, जैसे मान लीजिए इनके वैल्यू में ये कोई 1 किलो आलू है, मान लीजिए मोटा मोटी 1 किलो अगर पोटैटो है, ठीक है। तो इसके मूल्य में जब ये रिटेलर यहाँ से खरीद रहा है तो ये जहाँ से होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला, यानी कि ये होलसेल वाला जहाँ से खरीद के लाया है, ठीक है, और ये रिटेलर जो खरीद के लेके जा रहा है, तो यहाँ पे जो मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे ईयर के कंपैरिजन में होलसेल प्राइस वाले दुकान पे, तो यहीं पे अगर हम परिवर्तन मूल्य में काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दाम में, कितनी महंगाई बढ़ी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या था कि ये जो रिटेलर की सर्विस थी, ये जो कंज्यूमर लेवल पे उस दाम में परिवर्तन हो रहा था किसी वस्तु के, तो इसको नहीं गणना की जाती थी, ठीक है। तो एक लूफॉल ये था और दूसरा लूफॉल क्या था, पहला तो आपने देख लिया, दूसरा ये था कि इसमें सर्विस जो है ना नहीं काउंट होता था, ठीक है, सर्विस को काउंट नहीं करते थे। और देखिए सर्विस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे इकॉनमी में, तो अगर सर्विस को काउंट ही नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है, तो इसलिए भी इसको निकाला गया। तो ये दो प्रमुख कारण थे। तो हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स में बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब हम समझते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की कुछ विशेष बातों को। इसमें क्या होता है, एक टोकरी ली जाती थी, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक टोकरी ली जाती थी। अब टोकरी में क्या होता था, कुछ प्राइमरी गुड्स होते थे जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक वस्तु या प्राथमिक उत्पाद, ठीक है। तो प्राइमरी आर्टिकल्स बोल लीजिए, ठीक है। और क्या थे यहाँ पे, और एक चीज़ क्या था, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेकेंडरी स्टेज वाला, है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। और तीसरा क्या था,
फूड और इनर्जी, ठीक है, जो वोलाटाइल होता है, जिसके दाम में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। तो फूड एंड एनर्जी, तीन चीज़ों को इस टोकरी में, होलसेल प्राइस इंडेक्स के टोकरी में रखी जाती थी, और इन तीनों के अंतर्गत जो आर्टिकल्स, जो वस्तुएं आती थी, उनके दामों में होने वाले परिवर्तन का गणना करके मुद्रास्फीति की गणना की जाती थी, ठीक है। कब तक? 2014 तक। अब प्राइमरी आर्टिकल्स में कितने आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए थे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या हो सकता है? दूध की पैकेट, चने की पैकेट, है ना। तो जो छोटी चीज़ें हैं उनको प्राइमरी आर्टिकल्स में काउंट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में टीवी हो गया, कार हो गया, है ना, तो बहुत बड़े बड़े मतलब कलपुर्जे हो गए, मतलब इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐड किया जाता है। फूड और एनर्जी तो आप जानते हैं, है ना, खाने पीने की वस्तुएं, और फिर जो ऊर्जा है जिससे क्या गाड़ियाँ चलती हैं, ऑयल हो गया, है ना, तो ये चीज़ हो गई तीसरी। तो इनमें प्राइमरी आर्टिकल्स में 170 आर्टिकल्स इंक्लूड किया गया था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक 564 आर्टिकल इंक्लूड किया गया था, मतलब इसमें से जोड़ा गया था, मैन्युफैक्चरिंग में से 564 वस्तुओं के दाम में होने वाले परिवर्तन की गणना की जाती थी। और जो प्राथमिक उत्पाद थे उसमें से 117 वस्तुओं के दामों में होने वाले परिवर्तन की गणना की जाती थी, और यहाँ पे मात्र 16, ठीक है, फूड और एनर्जी में मात्र 16। अगर इन तीनों को जोड़ें तो कितने आर्टिकल्स, मतलब कितने वस्तुओं के आधार पे मुद्रास्फीति होलसेल प्राइस इंडेक्स में गणना की जाती थी? तो जोड़िए 516, 60, 10, कितना हुआ? 70, 7 4 11, है ना, 81, 81 6 87, 10 97, यानी कि कितने? 697 आर्टिकल में होने वाले मूल्य परिवर्तन, यानी कि होने वाले वृद्धि दाम और फिर घटा, ठीक है, दामों में कितनी वृद्धि हुई और दामों में कितना घाटा हुआ, यानी कि कितना घटाव हुआ, इनकी गणना मात्र 697 वस्तुओं को ही लेके की जाती थी, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स को डिटेल में देख लिया। अब ये जान लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है तो इसको, इस इंडेक्स को कोई तो जारी करता होगा ना, कोई तो पब्लिश करता होगा। तो इसको पब्लिश करता था ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आपको पता चल गया, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बात आप याद रखिए। अगर आपसे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन बने तो ये मिनिस्ट्री याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया होलसेल प्राइस इंडेक्स की विशेषता। अब हम समझेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें एक देखिए बेस ईयर, जो हमने बताया ना कि बेस ईयर इसमें लिया जाता है, तो इसका बेस ईयर है 2011 और 12, 2011 और 12, ठीक है। तो बेस ईयर के हिसाब से हम देखते हैं कि 2022 में वस्तु में, अगर ये 10 रुपये की कोई वस्तु थी, अगर यहाँ पे इस वस्तु का दाम 20 रुपया हो गया, तो इसके मूल्य में जो परिवर्तन हुआ तो उसके लिए बेस जो होगा वो 2011-12 होगा, ठीक है। अगर ये इसका दाम 10 रुपये के अलावा यहाँ पे क्या है 5 रुपया है और फिर 20 रुपया हो गया, तो इसी को बेस इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बेस इफ़ेक्ट को हम आगे समझेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई वस्तु है, अगर इसका दाम बहुत कम था, 5 रुपया था, अगर ये 20 रुपया हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेस इफ़ेक्ट। अगर 10 रुपया है तब भी 20 हुआ है, ठीक है, तो भी थोड़ा सा बेस इफ़ेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमने WPI को समझ लिया, अब हम समझेंगे CPI को। तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अभी हमने जब होलसेल वाली बात की थी, तो जो रिटेलर आया, R फॉर रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर यहाँ से खरीद के लेके गया, रिटेलर यहाँ से खरीदा, कंज्यूमर यहाँ से खरीदा। तो अगर हम बात इस स्तर पे करें, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई आर्टिकल है, आर्टिकल मीन्स वस्तु होता है, ठीक है, अगर इसके दाम में क्या हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो इस स्तर पे हम गणना करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि कंज्यूमर के स्तर पे अगर हम मूल्य में होने वाले परिवर्तन की गणना करते हैं तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें जो है रिटेलर की यहाँ से यहाँ तक लाने में जो सर्विस है, इसकी भी गणना की जाती है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विस को भी स्थान मिला हुआ है, ठीक है। और इसको सजेस्ट करने वाली कमेटी कौन थी? उर्जित
पटेल कमेटी, ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है, जो उर्जित पटेल के गाइडेंस में चल रही थी। और सीपीआई का यूज 2014 से कर रही है भारत सरकार मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए, ठीक है। हमने सीपीआई को भी समझ लिया, थोड़ा सा और सीपीआई के विषय में जानते हैं। सीपीआई कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए सीपीआई जारी कौन करता है। तो अगर आपको पता हो एनएसओ के बारे में, ठीक है, तो ये दो ब्रांच को मर्ज करके बना है, एक एनएसएसओ और दूसरा है सीएसओ, है ना। इनको मर्ज करके बना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी करता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ तक तो समझ लिया, थोड़ा सा इसके विषय में और जानते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये 2000 इसका बेस ईयर है जो, वो है 2012, ठीक है। 2012 आपको पता होनी चाहिए और अपने मन में बैठा लीजिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके लिए बेस ईयर कौन लिया जाता है, 2012, है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत अगर 2022 में किसी वस्तु के दाम में हुए परिवर्तन की गणना करनी हो तो 2012 का आधार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो टाइप्स में देखिए इसके स्पेशली 4 टाइप हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीपीआई, एक है क्या, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है। तो एएल हमने लिख दिया एक टाइप। दूसरा टाइप क्या है, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, आईडब्ल्यू हो गया। चौथा हो गया सीपीआई फॉर यूएनएमई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्बन हो गया, नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, है ना। तो यूएनएमई सीपीआई, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा हटके है, इसको जारी करने वाली संस्था भी थोड़ी हटके है। तो इन ऊपर के तीनों को जारी करता है कौन, इनका अगर पब्लिकेशन हो, है ना, प्रकाशन हो, तो सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई अंडर रूरल लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको लेबर ब्यूरो देखता है, कौन, लेबर ब्यूरो। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और सिर्फ यूएनएमई है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉस्पी, ठीक है। तो मॉस्पी के अंतर्गत आता है यूएनएमई, जो इसको प्रकाशित करता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये चारों प्रकार हैं, है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने मोटी मोटा सारी बातों को समझ लिया है, ठीक है, कि कौन किसको जारी करता है, ठीक है, कौन कौन सा डाटा इकट्ठा करता है। इन सभी बातों को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं एक और टॉपिक पे, क्या कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर इन्फ्लेशन क्यों गणना की जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है, बताइए, कैलकुलेशन क्यों होता है इन्फ्लेशन का। देखिए, भारत सरकार कोई भी अगर नीति बनाती है, ठीक है, या फिर किसी भी क्षेत्र को राहत कोष देना चाहती है, या फिर किसी भी स्थिति को मैनेज करना चाहती है, अगर उसको मुद्रास्फीति के विषय में नहीं पता होगा तो वो क्या सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। इसलिए हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं कि हमें किस पॉलिसी में क्या करना है, कहाँ पे कैसी स्थिति है, मतलब स्फीति की मतलब इस प्रभाव को हटाते हुए हम कहाँ पे क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्फ्लेशन काउंटिंग ज़रूरी होता है। और ये हमारे जीडीपी ग्रोथ, है ना, जीडीपी ग्रोथ को भी दिखाता है किस दिशा में हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है। अब बात आई है जीडीपी ग्रोथ की, तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि जीडीपी की गणना कौन करती है, तो अगर ऑप्शन में सीएसओ हो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, डाटा इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके मेरे मोटिवेशन में हेल्प करें, कमेंट करके मनोबल बढ़ाएं, दोस्तों में शेयर करें जिससे मेरी फैमिली बढ़े, और खुद सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें, फैमिली का भी ख्याल रखें, पढ़ाई का भी ख्याल रखें।
टेक केयर।